देना हटेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव, झारखंड में एक फेज का चुनाव हो गया है, लेकिन महाराष्ट्र में और झारखंड में दूसरे फेज के 20 नवंबर को मतदान होने हैं। चुनावी प्रक्रिया तेजी पर है, वहां पर प्रचार कार्य तेजी पर है, लेकिन इस बीच ईडी जैसी जांच एजेंसियों की कार्रवाई भी तेजी पर है। ईडी के आज सुबह से वहां पर कई ठीक जगहों पर छापेमारी हो रही है। किस मामलों में छापेमारी हो रही है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आपने देखा था कि 13 नवंबर को पहले फेज में जब झारखंड में चुनाव थे, तो झारखंड में भी कई जगहों पर ईडी की छापेमारी मतदान से एक दिन पहले चल रही थी। लेकिन अभी की बड़ी खबर यह है कि प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में छात्रों का इस समय हंगामा चल रहा है। और छात्रों का ये हंगामा नहीं, उनका ये प्रदर्शन था जो अब हंगामे में तब्दील होता जा रहा है। और उसकी वजह है वहां पर प्रशासनिक कार्रवाई, प्रशासनिक विफलता। जो आरोप लग रहे हैं, हुआ यह है कि वहां पिछले 4 दिन से लोक सेवा आयोग के कुछ नियमों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों को हटाने के लिए सादी वर्दी में पुलिस ने वहां से उनको घसीटना शुरू किया। उसके बाद गुस्साए छात्रों ने, जो बैरिकेडिंग की गई थी पिछले 4 दिन से छात्रों को रोकने के लिए, उस बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। और उसके बाद वो लोक सेवा आयोग के परिसर के बाहर चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया आयोग के परिसर को। और वहां पर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्रों का आरोप है कि उन्हें वहां से हटाने के लिए सादी वर्दी में पुलिसकर्मी आए और उन्होंने छात्रों को घसीटना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि प्रयागराज में इस समय छात्रों का हजारों छात्र वहां लोक सेवा आयोग परिसर के बाहर मौजूद हैं और हजारों की संख्या में छात्र वहां नारेबाजी कर रहे हैं। छात्र और छात्राएं दोनों हैं। कई तरह के आरोप लगे हैं। हालांकि वहां के पुलिस अधिकारियों का, प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व रहे, लेकिन वहां पर असामाजिक तत्वों की मौजूदगी थी। लेकिन छात्रों का बड़ा आरोप है कि वहां छात्रों के प्रदर्शन को रोकने के लिए, प्रदर्शनकारी छात्रों को वहां से हटाने के लिए सादी वर्दी में पुलिसकर्मियों ने जबरदस्ती की, लाठी भी चलाई और लाठीचार्ज किया, जिसमें तमाम छात्र चोटिल भी हुए हैं। ये आप विजुअल्स देख सकते हैं, जो लोक सेवा आयोग के बाहर के विजुअल्स हैं। वहां लोक सेवा आयोग के परिसर तक पहुंचने से रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर रखी थी, जिसे तोड़कर आज वहां छात्र उस बैरिकेडिंग को, उस व्यवधान को, जो बाधा थी, उसे तोड़कर चले गए। और बताया जा रहा है कि वहां पर 15 से 20 हजार छात्र मौजूद हैं। छात्रों का ये प्रदर्शन पिछले 3 दिन से सोमवार सुबह से ही जारी है। रात दिन वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, नारेबाजी कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं ये जानना भी बड़ा जरूरी है। और जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि लोक सेवा आयोग की महज एक जिद के कारण लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा कराने के लिए और आरओ की परीक्षा, यानी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा के लिए तारीख तय की। नियमों को बदलते हुए उन्होंने 2 दिन इन परीक्षाओं को कराने की बात कही है। ये परीक्षा 1 दिन केवल होती है अगर उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की बात की जाए। लेकिन आयोग ने नोटिफिकेशन के बाद अभी 5 नवंबर को छात्रों को एक नोटिफिकेशन आया, जिसमें तारीख की घोषणा की गई कि 7 और 8 दिसंबर को होंगे पीसीएस की परीक्षा होगी। और ये एक ही परीक्षा 2 दिन में होगी। इसके लिए आयोग का तर्क है कि उसके पास जगह नहीं है परीक्षा कराने के लिए। और इस 2 परीक्षा में जो छात्र इसमें शामिल होंगे, उनके लिए अलग अलग पेपर बनेंगे। फिर एक ही परीक्षा के लिए कैसे उसमें मेरिट बनेगी, इसको तय करने के लिए आयोग ने नॉर्मलाइजेशन नाम की एक प्रक्रिया लागू की है। इसी का विरोध छात्र कर रहे हैं कि 2 दिन परीक्षा क्यों कराई जा रही है और नॉर्मलाइजेशन जैसी एक भ्रामक प्रक्रिया आयोग क्यों अपना रहा है। इसको लेकर छात्र वहां पर सोमवार से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के लिए पहले से ही आह्वान कर रखा था छात्रों ने, और ये लगातार उनका प्रदर्शन जारी है। जब उन्हें आज सुबह हटाने की वहां से कोशिश की गई, छात्रों का आरोप है कि सादी वर्दी में पुलिसकर्मी आए और छात्र छात्राओं को वहां से मौजूद, जो छात्र छात्रा प्रदर्शन में मौजूद थे, उनको वहां जबरन घसीटने लगे। तब छात्रों का गुस्सा बढ़ गया और बड़ी संख्या में छात्र वहां पहले से ही मौजूद थे, उसके बाद भी आए और उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़कर, जिसको आप देख सकते हैं कि लोक सेवा आयोग परिसर में प्रवेश किया। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वहां पर कुछ असामाजिक तत्व भी आए हैं, लेकिन छात्रों का इस बात से इनकार है, क्योंकि प्रयागराज में लाखों की संख्या में छात्र रहते हैं और ये सभी छात्र वहां
तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें ज़्यादातर छात्र ऐसे हैं जो ये पीसीएस की परीक्षा में और आरओ एआरओ की परीक्षा में शामिल होते हैं। छात्रों ने कई तरह के आरोप लगाए हैं, लेकिन पहले सुनते हैं एक बार वहां के एसीपी अभिषेक भारती, उन्होंने जो बयान दिया है छात्रों के इस आंदोलन को लेकर और किस तरह से वहां पुलिसकर्मियों ने उनके साथ जो ज्यादती की है और वो भी सादी वर्दी में, उस पर उनका क्या कहना है, उसको सुनते हैं लोक सेवा आयोग के समय एसीपी अभिषेक भारती को। कुछ छात्रों द्वारा जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कुछ एग्जाम्स को लेके। वहाँ पे छात्रों से सभी से अनुरोध किया जा रहा है कि वो अपना धरना संवैधानिक तरीके से धरना स्थल पर कंटिन्यू करें और उनकी जो बात है वो अथॉरिटीज तक पहुंचाई जाएगी। तो सर क्या लगता है कि मतलब इसमें जो कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये कल की घटना है जहाँ पे लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। उसमें जो आपराधिक प्रवृत्ति व अराजक तत्व सम्मिलित थे उनके विरुद्ध में एफआईआर हुई थी और 2 गिरफ्तार किए गए थे। वो छात्र नहीं अराजक तत्व हैं और आपराधिक तत्व थे, उनका बृहद आपराधिक इतिहास था। इसी तरीके से कुछ और आपराधिक तत्व व अराजक तत्व छात्रों के बीच में सम्मिलित हो रहे हैं और उन्हें भड़काने का कार्य भी कर रहे हैं और हम लोगों से बातचीत करने से भी उनको रोक रहे हैं। उनको चिन्हित किया जा रहा है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। सर, बीती रात कमिश्नर और डीएम साहब आए थे, तो क्या कुछ निकला? जी, वो वार्ता छात्रों से लगातार जारी है और कुछ ना कुछ सोल्यूशन जो है वो वार्ता से निकल क्या अपील करते हैं जिस तरह से? छात्रों से एक ही अपील है कि शांतिपूर्वक अपना जो भी बात रखना चाहते हैं, धरना रखना चाहते हैं, वो चिन्हित धरना स्थल पर उसको शिफ्ट करें। और तो ये थे प्रयागराज के एसीपी अभिषेक भारती, कह रहे हैं कि उसमें कुछ असामाजिक तत्व भी शामिल हो गए हैं। इन्होंने जिस पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करने की बात की है, आपको हम बता दें कि कुछ एक कोचिंग संस्थानों के पोस्टर फाड़ दिए गए। अब वो बताया जा रहा है कि उसको कुछ वहाँ के राजनीतिक दलों के नेता उसमें शामिल थे जिन्होंने भी फाड़ा हो, लेकिन उस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और कई छात्रों को गिरफ्तार भी किया गया है। छात्र उसका भी विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि उनके इस आंदोलन में ना तो कोई छात्र नेता शामिल है और ना ही यहाँ पर कोई किसी भी तरह के असामाजिक तत्व। लेकिन अगर असामाजिक तत्व उसमें शामिल है तो ये पड़ताल किसको करनी होगी? प्रशासन को करनी होगी। उसके आधार पर वहाँ इस प्रदर्शन में शामिल सभी छात्रों को असामाजिक तत्व नहीं बताया जा सकता। लेकिन आज सुबह की जो कार्रवाई हुई है उसे लेकर छात्रों का गुस्सा एकाएक भड़क गया है, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन हो रहा था। रात में जो मोबाइल फोन की टॉर्च होती है उसकी लाइटों में, कैंडल्स की लाइट्स में वो लगातार उनका 24 घंटे का ये प्रदर्शन पिछले 4 दिन से चल रहा है। लेकिन इस गिरफ्तारी की घटना को भी इग्नोर किया छात्रों ने। लेकिन आज सुबह जब सादी वर्दी में तमाम पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और उन्होंने छात्र छात्राओं को वहां से हटाना शुरू किया, जो कि आरोप है छात्रों का वहां धरने पर मौजूद। मेरी तमाम छात्रों से इस तरह के जो वहां प्रदर्शन में मौजूद हैं उनसे बात हो रही है लगातार। उनका यह कहना है कि सादी वर्दी में पुलिसकर्मियों ने वहां मौजूद छात्राओं को भी और छात्रों को भी जबरन घसीटना शुरू किया और उसके बाद फिर छात्रों का गुस्सा वहां पर भड़क गया। अब ये लोक सेवा आयोग इस छात्रों का यही कहना है कि अगर ये जो उनकी 2 मांगे हैं कि इन परीक्षाओं को 2 दिन क्यों कराया जा रहा है, जो परीक्षा हमेशा 1 दिन होती है उसको 2 दिन कराने का क्या लॉजिक है, उस फैसले को आयोग वापस ले। और दूसरे ये उसी की वजह से जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है इसको वापस ले, तभी वो अपना धरना समाप्त करेंगे, नहीं तो ये धरना उनका चलता रहेगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आई है कि लोक सेवा आयोग ने जो हायर जुडिशरी सर्विसेज की परीक्षा होती है वो भी 8 दिसंबर को होने वाली थी, उस परीक्षा को अभी उसको कैंसिल कर दिया है, उसकी तारीखों को। तो ये आयोग की इन 2 नियमों को, जो नए नियम आयोग ने लागू किए हैं, ये कानूनी तौर पर भी इनको बताया जा रहा है कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि परीक्षा का जब नोटिफिकेशन निकाला गया था तो इसमें इस तरह की बातें नहीं कही गई थी। नॉर्मलाइजेशन जैसी किसी प्रक्रिया का जिक्र उसमें नहीं था और इसी को लेकर वहां पर छात्रों का ये विरोध हो रहा है। छात्रों के इस विरोध प्रदर्शन को वहां के तमाम राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहा है, न केवल विपक्षी राजनीतिक दलों का बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम नेताओं का समर्थन मिल रहा है। खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कई बार ट्वीट कर चुके हैं, छात्रों के समर्थन में ट्वीट कर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि आयोग को छात्रों की इन मांगों पर ध्यान देना चाहिए। एक बार सुनते हैं क्या कहा है केशव प्रसाद मौर्य ने। लेकिन प्रयागराज के भी जो सांसद और विधायक
भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे वो दूसरी पार्टियों के हैं, कांग्रेस पार्टी के या समाजवादी पार्टी के, उन सभी ने एक स्वर से लोक सेवा आयोग के चेयरमैन से अपील की है कि वो इस फैसले पर पुनर्विचार करें, वापस लें, क्योंकि कोई भी छात्र इसके समर्थन में नहीं दिख रहा है। तो फिर लोक सेवा आयोग को इस नियम को वापस लेने में क्या दिक्कत है? लेकिन लोक सेवा आयोग के चेयरमैन के ऊपर उनके कान में लग रहा है जूं नहीं रेंग रही है, वो छात्रों की इस परेशानी को सुनने को तैयार नहीं है। और छात्रों का कहना है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको नॉर्मलाइजेशन कहा जा रहा है। ये परीक्षा शुरू होने के पहले ही भ्रष्टाचार की शुरुआत की एक तरह से वो कोशिश हो जाएगी, वहीं से उसकी शुरुआत हो जाएगी और ये परीक्षा होते ही ये कोर्ट में चली जाएगी। तो ये सारी बातें हैं जिसको लेकर छात्र आंदोलनरत है और सरकार की ओर से भी डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी लगातार लोक सेवा आयोग से अपील कर रहे हैं। सुनते हैं एक बार क्या कहा है अपने ताज़ा बयान में केशव प्रसाद मौर्य ने। बच्चों की जो मांगे हैं उसको सरकार गंभीरता से ले रही है और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के ही उनके सवाल हैं और छात्रों के साथ, युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी सदा खड़ी थी और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि छात्रों से बातचीत करके उसका जो उचित समाधान है वो निकालें और बच्चों का समय पढ़ाई में लगे, आंदोलन में लगाने की जरूरत ना पड़े। तो केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, प्रयागराज शहर से ही आते हैं। वहाँ की जो फूलपुर तहसील है, वहाँ से फूलपुर लोकसभा क्षेत्र, वहाँ से सांसद भी रह चुके हैं। हालांकि बगल के ज़िले से, कौशाम्बी से वो विधानसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन ये उनका गृह जनपद है और उनको ये पता है कि छात्रों का ये आंदोलन, छात्रों का की ये नाराज़गी, उनका ये गुस्सा राजनीतिक स्तर पर कितना फायदा और कितना नुकसान पहुंचाता है, उनको ये भली भांति पता है। इसलिए बार बार जब से छात्रों का ये आंदोलन शुरू हुआ है, केशव प्रसाद मौर्य कई बार बयान दे चुके हैं, आयोग से अपील कर चुके हैं, कई बार ट्वीट कर चुके हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी लगातार इस मामले में आयोग से अपने फैसले पर विचार करने की बात कर रहे हैं और ये जो जिद पर अड़ा हुआ है आयोग, अपनी बात को, छात्रों की बातों को नहीं मान रहा है कि वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपना कर ही रहेगा, उसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई है। एक ताज़ा तरीन ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने, एक बार हम लोग उसको देखेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। लिखते हैं अखिलेश यादव की भाजपा की अहंकारी सरकार अगर ये सोच रही है कि वो इलाहाबाद में यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने से आंदोलनकारी अभ्यर्थियों को हटाकर युवाओं के अपने हक के लिए लड़े जा रहे लोकतांत्रिक आंदोलन को खत्म कर देगी, तो ये उसकी महाभूल है। आंदोलन तन से नहीं, मन से लड़े जाते हैं और अभी तक वो ताकत दुनिया में नहीं बनी जो मन को हिरासत में ले सके। जुड़ेंगे तो जीतेंगे। आखिरी ट्वीट के आखिरी हिस्से में उन्होंने ये बात लिखी है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो अखिलेश यादव ने ये बात कही है। अमलेंदु जी, ये नारा तो इसकी जो कह लीजिए कि क्लोनिंग इस नारे की, और क्लोनिंग नहीं बल्कि उसकी पैरोडी लगातार उस नारे से जुड़ते हुए कि बटेंगे तो कटेंगे, ये हो रहा है। और वहाँ जो ये प्रदर्शनकारी हैं उनके पास भी इस तरह की तख्तियाँ हैं और वो इस नारे के आधार पर उनके पास भी अपने नारे हैं कि हम तब तक यहाँ डटे रहेंगे जब तक हमारी बात नहीं सुन ली जाती। ये मुद्दा, इस पर और क्या ताज़ा जानकारी है आपके पास? जो छात्रों का ये आंदोलन चल रहा है और जब उनको ये पता लगा कि पुलिस के लोग सादी वर्दी में उनको वहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद से किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? देखिए समीर जी, ये मामला काफ़ी बढ़ता जा रहा है और लगता है कि सरकार के अंदर भी जो बटोगे कटोगी वाली नीति थी वो लागू हो गई है, सरकार आपस में बट गई है जी। चूंकि सरकार कुछ कर रही है और जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य वो कुछ और बयान दे रहे हैं, तो ये देखा जा सकता है कि सरकार में भी अंतर्विरोध शायद इस मामले को लेकर आ गए हैं और सरकार भी इस मामले पर बट गई है। तो अब ये छात्रों का आरोप है समीर जी कि जिस तरीके से परीक्षा आयोजित की जा रही है इसमें बड़ी धांधली होने की आशंकाएं हैं और ये धांधली कराने के लिए ही किया गया है। और वो कह रहे हैं कि एक ही पाली में परीक्षा होनी चाहिए, एक साथ परीक्षा होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। आज चौथा दिन है इस आंदोलन का, छात्रों के आंदोलन को, और आरोप यह है छात्रों का कि सादा वर्दी में पुलिस कर्मी आए और वो छात्रों को वहाँ से घसीटने लगे और उसके बाद फिर माहौल जो था बहुत ज़्यादा टेंस हो गया। फिर छात्र उत्तेजित हो गए, उन्होंने बैरिकेडिंग छोड़ दी, यूपीपीएससी के गेट तक पहुँच गए। तो अब पुलिस उसको नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। जाहिर सी बात है कि पुलिस जिस तरीके से नियंत्रित करती है वो तरीके अपना रही है पुलिस समिति, और ये मामला बढ़ता चला जा रहा है। अखिलेश यादव का आपने बता ही दिया कि उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि आप इसको इस तरीके से नहीं रोक सकते और जुड़ेंगे तो जीतेंगे जो है ये अब बटोगे तो कटोगे का विरोध जो जिस तरीके से हो रहा है वो चीज़ें सामने आती है। तो ये बिल्कुल
बिल्कुल सही बात है कि वहां पर जब विरोध प्रदर्शन को, हालांकि पहले दिन भी वहां प्रशासन ने, पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, छात्रों को वहां से हटाने की कोशिश की थी, क्योंकि छात्रों के आंदोलन की जानकारी पुलिस और प्रशासन को थी, इसलिए वहां पूरी तैयारी की गई थी, लेकिन हटा नहीं पाई और हजारों की संख्या में छात्र वहां डटे रहे। दिन भर प्रदर्शन किया, रात भर किया, अगले दिन जारी रहा और तब से लेकर अब तक ये जारी है। आज सुबह उन्हें जबरन वहां से हटाने की जो कोशिश की गई, उस पर छात्रों का गुस्सा एकाएक बढ़ गया और अभी तक उन्होंने इस बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश नहीं की थी। वो वहीं बैठे हुए शांतिपूर्ण तरीके से, अपना लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तख्तियां लिए हुए हैं, पोस्टर्स लिए हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन और वहां पर तालियां बजा रहे हैं। उन्होंने बैरिकेडिंग लांघने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज सुबह जब ये पता लगा कि तमाम पुलिसकर्मी सादी वर्दी में छात्रों को भी जबरन वहां से घसीट रहे हैं, मार रहे हैं, तब छात्रों की नाराजगी बढ़ गई और गुस्सा बढ़ गया। उसके बाद फिर छात्रों ने बैरिकेडिंग लांघने की कोशिश की और लांघने में वो सफल भी रहे, उसको तोड़ने में सफल रहे। अब ये बात भी कही जा रही है कि वहाँ जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हैं, बार बार छात्रों से बातचीत के लिए वही आ रहे हैं। लोक सेवा आयोग की तरफ से कोई कोशिश नहीं की जा रही है कि वो छात्रों को समझा सके कि आखिर ये उनके हित में किया जा रहा है, कैसे हित में किया जा रहा है। क्योंकि लोक सेवा आयोग का जो तर्क है, छात्रों के समझ में, छात्र क्या, वो किसी के समझ में नहीं आ रहा है जो तर्क लोक सेवा आयोग दे रहा है। अमलेंदु जी। देखिए, लोक सेवा आयोग जो तर्क दे रहा है वो भी तर्क छात्रों के सामने आकर नहीं दे रहा है। और एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है कि कोई अधिकारी है यूपीपीएससी के, वो पिछली दीवार जो है उसकी कार्यालय की, वो फांद कर भाग रहे हैं। अब लोग पूछ रहे हैं कि ये कौन है, ये क्यों दीवार फांद कर जा रहे हैं, छात्रों से बात क्यों नहीं की जा रही है। इधर समीर जी, आज अखिलेश यादव का शायद पहुंचने का कार्यक्रम भी वहां बन सकता है, क्योंकि उपचुनाव है, फूलपुर जा रहे हैं, तो संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अखिलेश यादव आज वहां जाकर छात्रों से मिल भी सकते हैं। जाहिर सी बात है कि छात्रों से जब जाकर अखिलेश यादव मिलेंगे तो ये मामला और बढ़ सकता है। इधर जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुराने छात्र हैं और अखिलेश यादव के भाई भी हैं और आजमगढ़ से सांसद हैं धर्मेंद्र यादव, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा है कि ना डरेंगे ना हटेंगे, जुड़ेंगे और जीतेंगे। तो यानी ना डरेंगे ना हटेंगे, जो बटोगे तो कटोगे जो नारा था उसकी किस तरीके से हवा निकल रही है, ये समझाया जा सकता है कि ये हर मामले में इस्तेमाल किया जा रहा है उसका उत्तर। तो ये मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बूमरैंग करने वाला जो नारा जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए, बटोगे तो कटोगे बनाए, क्योंकि इसके जवाब में सैकड़ों नारे अब तक आ चुके हैं। बिल्कुल। और एक बार सुन लेते हैं कि अखिलेश यादव इससे पहले क्या कहा है छात्रों के इस आंदोलन को लेकर, और सरकार की और लोक सेवा आयोग की जो बेरुखी है उसको लेकर उन्होंने क्या कहा है कि जब सरकार के अपने प्रतिनिधि भी कह रहे हैं कि आखिर इस पर क्यों नहीं आयोग फिर से विचार कर रहा है, वहां के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो एमपी हो, एमएलएज हो, भारतीय जनता पार्टी के भी उनमें एमपी एमएलए शामिल हैं, बावजूद इसके लोक सेवा आयोग कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। तो क्यों नहीं ले रहा है, सुनते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा है। उनके साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इलाहाबाद और प्रयागराज में जो नौजवान नौकरी मांगने आए, पढ़े लिखे, उन पे लाठी चलवा रहे हैं। वो मेज छोड़ करके अपनी पढ़ाई की आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को इस बात की भी चिंता नहीं है कि उनके भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। उनकी मांगे जायज हैं। जो अभ्यर्थी यूपी पीसीएस के आंदोलन कर रहे हैं, आयोग को और सरकार को उनकी मांग माननी चाहिए। ये आयोग जो है वो अयोग्य आयोग बन करके खड़ा हो गया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के ऊपर टिप्पणी करी है। आपको लगता है सरकार ने जब तक अभी तक जो बुलडोजर चलाए हैं वो गलत है? खुशी इस बात की ये भी है कि साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो और सरकार पे जुर्माना हुआ है। सरकार पर जुर्माना हुआ है इसलिए हुआ क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लोग हैं, और इस फैसले के बाद बुलडोजर रुकना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं होना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी जो है दुर्दांतों की पार्टी है, अखिलेश यादव उसके सीईओ है और सुभाष सिंह सेना क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी आदि आबादी का नेतृत्व करने वाला पीडीए नारा है। पीडीए गरीब, जो गरीब हैं उनकी आवाज है। जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके साथ खड़ा पीडीए परिवार है। हमारे मुख्यमंत्री जी को कुछ समझ में कम आता है। अभी तक तो सरकार डरी हुई थी, अब लग रहा है सरकार हिली हुई है।
सीसामऊ चुनाव से ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगी। तो अखिलेश यादव लगातार वहां पर जो प्रयागराज में छात्रों का आंदोलन चल रहा है उसे लेकर वो बयान दे रहे हैं, और जैसा अभी अमलेंदु जी ने कहा कि फूलपुर में वो एक सभा करने जा रहे हैं, वहां उपचुनाव होने हैं, उसमें आज हो सकता है वो छात्रों से भी मुलाकात करें जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं। लेकिन छात्रों की नाराजगी एकाएक जो बढ़ी है, उसमें हम आपको ये जो विजुअल्स देखेंगे आज सुबह के, उससे ये पता चलता है कि ये नाराजगी बढ़ी क्यों है। क्योंकि पिछले 3-4 दिन से लगातार ये प्रदर्शन हो रहा था, दिन रात वहां पर छात्र डटे हुए हैं, हजारों की संख्या में छात्र डटे हैं। और आपको बता दें कि ये केवल प्रयागराज के छात्र नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के छात्र हैं, और न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि दूसरे राज्यों के छात्र भी, क्योंकि तमाम राज्यों के छात्र प्रयागराज में रहकर वहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हैं, या फिर एसएसबी वगैरह की परीक्षाएं हैं, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, वहां रहते हैं और वहीं रहकर तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद वहीं पर लोक सेवा आयोग का मुख्यालय भी है। लेकिन ये प्रदर्शन लखनऊ में भी शुरू हो गया, उसके अलावा दूसरे राज्यों, उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों में भी इनके समर्थन में छात्रों के प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। लेकिन ये प्रदर्शन उग्र इसलिए हुआ सुबह, जब छात्रों ने आरोप लगाया कि उनको सादी वर्दी में पुलिस वाले वहां से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जबरन उनको घसीट कर ले जा रहे हैं। अमलेंदु जी, उसके बाद ही ये प्रदर्शन उग्र हुआ है। उसके बाद छात्रों ने बैरिकेडिंग लांघने की कोशिश की, नहीं तो अभी 3 दिन तक पूरा दिन रात वहां प्रदर्शन जारी है। छात्रों ने वहां बैरिकेडिंग पार करके लोक सेवा आयोग के परिसर में जाने की कोशिश नहीं की। लेकिन ये विजुअल्स आज सुबह के हैं, जब उनको घसीटा गया, वहां से हटाने की कोशिश की गई। देखिए समीर जी, असल में ये सरकार तो ज़्यादा ही करती है, वैसे सभी सरकारों का एक तरीके से एक ही रवैया होता है कि आंदोलनों को किस तरीके से कुचला जाए। बातचीत करने का रास्ता नहीं अपनाया जाता, अब आखिरकार करनी बातचीत ही पड़ती है। आप आज छात्रों को कूट लें, पीट लें, मुकदमे कायम कर दें, घसीट लें, कुछ कर लें, लेकिन कल को आपको छात्रों के साथ बातचीत करनी पड़ेगी और कुछ ना कुछ रास्ता इसका निकालना पड़ेगा। तो ये स्थिति आने ही ना पाए, उससे पहले अगर कर लिया जाए तो क्या इसमें बुराई है। लेकिन चूंकि हर चीज़ का एक तरीके से राजनीतिकरण किया जाता है, तो इस मसले का भी बीजेपी की सरकार जो शायद राजनीतिकरण करती हुई दिखाई पड़ रही है, तो इसीलिए इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। और जाहिर सी बात है कि विपक्ष भी इसमें कूदेगा, विपक्ष का काम है विपक्ष की राजनीति करना, लोगों की समस्याओं को उठाना, उनके साथ खड़े होना। तो विपक्ष अगर इसका समर्थन कर रहा है तो ये सरकार के लिए और चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन सरकार इससे चिंतित ना होकर छात्रों के इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है, और जो चीज़ गलतियां की जा रही हैं यूपीपीएससी की तरफ से, उसका सुधार नहीं किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि सुबह जिस समय ये आरोप लगे कि सादा वर्दी में पुलिसकर्मी पहुंचे, वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है समीर जी कि पुलिसकर्मी ही हो सकती है जिसका काठी के लोग हैं सिविल वर्दी में, और वो क्यों छात्रों का, कोई बाहर का आदमी जाके क्यों छात्रों को हटाएगा यूपीएससी के सामने से। और उसके बाद फिर बवाल, और बाहर का आदमी अगर कोई जाकर हटा रहा है तो वहां सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी भी है, हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं? हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर मान लीजिए दूसरे लोग आ रहे हैं तो इसका मतलब 2 गुटों में लड़ाई हो रही है, तो पुलिस बीच में हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रही है? उन लोगों के साथ पुलिस क्यों खड़ी दिखाई दे रही है जो सिविल ड्रेस में आकर वहां छात्रों को हटा रहे हैं? तो ये सवाल खड़े करते हैं। इसका मतलब समीर जी किस तरीके से, यानी ये भी हो सकता था कि कल को कुछ सिविल वर्दी में छात्रों के बीच लोग बैठ जाएं और जाके वहां से कुछ और काम किए जाएं। तो जो आरोप सरकारों पे लगते रहते हैं कि ये आंदोलनों में घुसकर किस तरीके से काम करते हैं, तो ये एक तरीके से सच होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल। और कुछ छात्रों को गिरफ्तार भी किया है। उसमें पुलिस का कहना है कि वो असामाजिक तत्व थे, उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। हालांकि जिस मामले में गिरफ्तार किया गया है, बताया जा रहा है कि किसी कोचिंग संस्थान के पोस्टर और उनकी होर्डिंग्स को फाड़ दिया था। अब ये छात्र कौन थे नहीं थे, लेकिन उनको गिरफ्तार किया गया है। पर पुलिस बार बार ये कह रही है कि इस आंदोलन में असामाजिक तत्व भी हैं, शामिल हैं। लेकिन छात्रों का सवाल, छात्रों का जो ये सब बड़ा सवाल है कि उनके साथ कोई असामाजिक तत्व नहीं है। लेकिन अगर उसमें असामाजिक तत्व हैं तो ये पता लगाने का काम किसका है? पुलिस का है और प्रशासन का है। लेकिन जिस तरह से सुबह छात्रों को घसीट कर बाहर करने की कोशिश की गई, वहां से हटाने की कोशिश की गई, उसके बाद छात्रों का आंदोलन उग्र हो गया और वो बैरिकेडिंग तोड़कर लोक सेवा आयोग के परिसर के नजदीक तक पहुंच गए। तो ये अभी तक की जो खबर है, और ये आंदोलन और धरना प्रदर्शन लगातार जारी है प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों का। एक बार आपको फिर बता दें कि पिछले 4 दिन से, यानी सोमवार सुबह से ही ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये किस लिए चल रहा है ये जानना भी बड़ा जरूरी है। लोक सेवा आयोग की जो उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा और एआरओ की परीक्षा है, उसको 2 दिन में कराने का फैसला आयोग ने अचानक ले लिया। ऐसा नहीं कि पहले से लिया, उसकी कोई पहले से ये तय किया गया था।
बल्कि जब तारीखों की घोषणा की कि 7 और 8 तारीख को पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा होगी और 22-23 नवंबर को, माफ कीजिएगा, दिसंबर को ये होगी आरओ की परीक्षा, और उसमें कहा गया कि ये 2 दिन होगी जबकि ये परीक्षाएं 1 दिन होती हैं। उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। छात्रों का विरोध, छात्रों की नाराजगी बढ़ गई। छात्रों से ने आयोग से अपील की कि ये जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है इसको ना अपनाया जाए। कुछ ही दिन रह गए थे परीक्षाओं की तैयारी के, 5 नवंबर को ही ये नोटिफिकेशन आया है कि 2 दिनों में ये परीक्षाएं होंगी। उसके बाद छात्रों की नाराजगी बढ़ गई, लेकिन चूंकि दीपावली, छठ के त्यौहार थे तो छात्र अपने घरों को गए हुए थे। लेकिन जैसे ही जब आए वो, तो सोमवार से उन्होंने अपने इस धरने प्रदर्शन का ऐलान कर रखा था। वो पहुंचे, लगातार वहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन आयोग की तरफ से कोई अभी इस पर फैसला नहीं लिया जा रहा है। बताया यह जा रहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों का भी दबाव आयोग के ऊपर है। वो भी चाह रहे हैं कि चूंकि जायज मांग है इन छात्रों की और इसको आयोग क्यों नहीं सुन रहा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सरकार के जो है वो कह रहे हैं कि आयोग इस पर पुनर्विचार करे। वहाँ के स्थानीय लोकसभा के, विधानसभा के सदस्य हैं, यानी जनप्रतिनिधि, वो भी अपील कर रहे हैं आखिर आयोग क्यों नहीं सुन रहा है। और इसी बात की नाराजगी छात्रों की है जिसके खिलाफ वो वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये प्रदर्शन, अब देखना है कि इन सब के बावजूद आयोग सुनता है उनकी बातों को या नहीं सुनता है। लेकिन प्रतियोगी छात्र जिस तरह से वहां डटे हुए हैं और लगातार ये ऐलान कर रहे हैं कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी वो यहां से नहीं हिलेंगे, तो फिर उसमें आयोग क्या करता है, क्या फैसला लेता है, सरकार उसमें कुछ हस्तक्षेप करती है या नहीं करती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन अब बड़ी खबर अब महाराष्ट्र से भी आ रही है, जहां पर ईडी की कई जगहों पर छापेमारी हुई है। गुजरात में कई जगहों पर छापेमारी हुई है। आज राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की महाराष्ट्र में चुनावी सभाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सभाएं हैं। लेकिन इन सब के बीच ये जो ईडी की छापेमारी हो रही है, यानी ईडी की जो कह सकते हैं कि जो जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उनकी जो सभाएं हो रही हैं, ये क्या संकेत दे रही है और इस पर क्या खबर है, क्या अपडेट है, अमलेंदु जी? देखिए समीर जी, एक तो ये आरोप लगते रहते हैं, विपक्ष खासतौर से आरोप लगाता रहता है कि जैसे ही चुनाव आता है वैसे ईडी की एंट्री हो जाती है। अभी हम लोगों ने देखा कि झारखंड में 13 तारीख को, यानी कल चुनाव था और परसों 12 तारीख को वहाँ ईडी की एंट्री हो गई। झारखंड और पश्चिम बंगाल में 17 जगहों पर छापेमारी हुई। अब महाराष्ट्र का चुनाव आ गया तो महाराष्ट्र में भी ईडी की एंट्री हो गई है और 23 ठिकानों पर बताया जा रहा है कि छापेमारी हो रही है, जिसमें अहमदाबाद में भी हो रही है, सूरत में हो रही है, नासिक में हो रही है, मुंबई में हो रही है, यानी गुजरात और महाराष्ट्र में छापेमारी हो रही है। अब ये मतलब यहाँ भी गुजरात और महाराष्ट्र आ गए। हाँ, यहाँ में काफी चर्चा हो रही है, लगातार बिल्कुल लगातार चर्चा हो रही है। तो ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि हाँ, महाराष्ट्र को गुजरात से ही संचालित किया जाएगा। ये जो विपक्ष का आरोप है शायद उसको सच साबित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन समीर जी, सवाल यही है कि राहुल गांधी की आज सभाएं वहाँ होनी है। 2 सभाएं हैं, एक तो उनकी नंदुरबार में है और दूसरी नांदेड़ में है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जो सभा है वो इगतपुरी में है और एक वनवाड़ी पुणे जो है वहाँ है, यानी दोनों लोगों की 2-2 सभाएं हैं। इधर ये सभाएं तय होती हैं और ईडी की उधर महाराष्ट्र के चुनाव में एंट्री हो जाती है। तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। इधर जो बटोगे कटोगे की जो बात चल रही थी समीर जी, उस पर जो भारतीय जनता पार्टी में ही अब 2 फाड़ हो गया है। अभी तक तो अजीत पवार जो थे वो इसके खिलाफ उठकर खड़े हुए थे, यानी उनके सहयोगी दल, उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र एनसीपी कि उसकी महाराष्ट्र में कोई जगह नहीं है। अब जो भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी हैं पंकजा मुंडे, जो कि स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की पुत्री भी हैं और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा, एक अंग्रेजी अखबार के साथ इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सच कहूं तो मेरी राजनीति अलग है, मैं इसका समर्थन सिर्फ इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि मैं उसी पार्टी से हूं। मेरा मानना है कि हमें अकेले विकास पर काम करना चाहिए। एक नेता का काम इस धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति को अपना बनाना है, इसलिए हमें महाराष्ट्र में ऐसे किसी भी विषय को लाने की जरूरत नहीं है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी साफ आवाज़ें आने लगी हैं कि अब ना तो योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे की महाराष्ट्र में जरूरत है और ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक है तो सिर्फ की जरूरत है। तो यानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इसके विरुद्ध आवाजें उठने लगी हैं इस विभाजनकारी एजेंडे के खिलाफ। अब देखना यह है कि पंकजा मुंडे के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी क्या एक्शन लेती है, या बटोगे तो कटोगे और एक है तो सेफ है जैसे नारे लगते रहेंगे चुनाव में। जी बिल्कुल, और बहुत ये महत्वपूर्ण बात है। पंकजा मुंडे ने, हालांकि ये बातें कही जा रही थी कि महाराष्ट्र में बीजेपी के भी तमाम नेता इस नारे को पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन खुलकर इस जो पंकजा मुंडे ने जो अपनी ये बात कही है वो बहुत मायने रखती है।
कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ के इस बयान का वहां पर कितने बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है कि न केवल महायुति के सहयोगी दल यानी एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी इसको लेकर तनातनी बनी हुई है और उसको लेकर नाराजगी है। जिस तरह से पंकजा मुंडे ने ये बात कही है, और पंकजा मुंडे खुद भी एमएलसी है और वहाँ के बड़े नेताओं में शुमार रहे गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं। गोपीनाथ मुंडे का कुछ साल पहले निधन हो गया था। तो ये अब भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर वहाँ उसके भीतर ही लोग बटे हुए हैं। जिस बटेंगे तो कटेंगे की बात की जा रही थी और न बटने की हिदायत दी जा रही थी, तो अब इस मुद्दे पर वहीं के लोग यानी पार्टी के ही लोग अब बटे नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से वहां पर आरक्षण और संविधान का मुद्दा चुनावी मुद्दा बना हुआ है वो बड़ा दिलचस्प है, और ये मुद्दा इसलिए महत्व मायने रखता है क्योंकि लोकसभा के चुनाव में भी ये एक काफी बड़ा मुद्दा बना हुआ था जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। और अब इस विधानसभा चुनाव में भी महाराष्ट्र में ये बड़ा मुद्दा बना हुआ है आरक्षण और संविधान का। भारतीय जनता पार्टी को इसमें बार बार सफाई देनी पड़ रही है। वो कोशिश कर रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर, इंडिया गठबंधन के ऊपर आक्रामक हो इस मामले में, लेकिन वो बार बार घिरी नजर आ रही है। एक बार सुनते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया था आरक्षण पर कि कभी खत्म नहीं होगा, उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है, उस पर उन्होंने उसको लेकर सख्त आपत्ति जताई है। उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाए हैं आरक्षण को लेकर, सुनते हैं क्या कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। को कोई निकाल नहीं सकता, और रिजर्वेशन क्या मोदी ने नहीं लाया। रिजर्वेशन पहले से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में लड़ के दिलाए सो है, तो उसको हम खत्म कभी नहीं होने देंगे। और मोदी अपने मुंह से बोल रहा है कि वो रिजर्वेशन को रक्षण करने वाला है। ये सब बातें कांग्रेस ने जब की है, रिजर्वेशन वो कायम रहेगा। तो रिजर्वेशन को लेकर, आरक्षण को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है, उसको मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी ने ही शुरू किया था। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उनके नेतृत्व में जो संविधान बना, उसी ने इस आरक्षण की व्यवस्था कर रखी है और उसे हम खत्म नहीं होने देंगे। यानी जो आरोप लग रहे थे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि वो उसको खत्म करना चाहती है, इस चुनाव में भी अमलेंदु जी काफी भारी पड़ता दिखाई पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। जी बिल्कुल, काफ़ी भारी पड़ता दिखाई पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। जिस तरीके से एक तरीके से देखा जाए कि वो हमले किए योगी आदित्यनाथ ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर, समीर जी, उसका भी उनके पुत्र जो है प्रियांक खड़गे, जो कि कर्नाटक में मंत्री भी हैं, उन्होंने बहुत तगड़ा जवाब जो है योगी आदित्यनाथ को दिया है। जो बटोगे कटोगे की नीति जो जिस पे चल रहे हैं योगी आदित्यनाथ, उस पर प्रियांक खड़गे ने ज़बरदस्त तरीके से वार करते हुए कहा है कि योगी आदित्यनाथ जी 1948 में रजाकारों ने ही श्री खड़गे जी के घर को जला दिया था, जिसमें उनकी माँ और बहन की जान चली गई थी। हालांकि वे बार बार बच गए, लेकिन वे बच गए और 9 बार विधायक, 2 बार लोकसभा और राज्यसभा सांसद, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा के नेता, राज्यसभा में विपक्ष नेता और निर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष बने। इस त्रासदी के बावजूद उन्होंने कभी भी राजनीतिक लाभ के लिए इसका फायदा नहीं उठाया, कभी पीड़ित कार्ड नहीं खेला और कभी भी नफरत को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। यह कृत्य रजाकारों ने किया था, पूरे मुस्लिम समुदाय ने नहीं। हर समुदाय में बुरे लोग और गलत काम करने वाले लोग होते हैं। तो बताइए सीएम साहब, आपकी विचारधारा खड़गे जी को बराबर नहीं मानती या इंसानों के बीच भेदभाव करती है? क्या इससे आप सभी बुरे हो जाते हैं या जो लोग ऐसा कर रहे हैं वे बुरे हो जाते हैं? किसने उन्हें अछूत या दलित करार दिया? भेदभावपूर्ण विचारधारा का अस्तित्व किसी समुदाय के सभी लोगों को गलत नहीं बनाता। क्या ऐसा होता है? 42 साल की उम्र में खड़गे जी बुद्ध, बसवन्ना, अंबेडकर के मूल्यों को बनाए रखने और संविधान को उस अत्याचार और नफरत से बचाने के लिए अथक संघर्ष कर रहे हैं जिसे आप फैलाना चाहते हैं, और वे इस लड़ाई को अटूट विश्वास के साथ जारी रखेंगे। तो योगी जी, अपनी नफरत कहीं और ले जाइए। आप उनके सिद्धांतों या उनकी विचारधारा को नहीं तोड़ सकते। राजनीतिक लाभ के लिए समाज में नफरत के बीज बोने की कोशिश करने के बजाय पीएम नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियों पर चुनाव जीतने की कोशिश करें। जी, तो ये मतलब दोहरी चुनौती प्रियांक खड़गे ने दी है कि अगर मोदी जी की कोई उपलब्धि
नीतियां हैं तो उनके आधार पर चुनाव लो। बिल्कुल। और आप जो ये बटोगे तो कटोगे नारा जो दे रहे हो, इसका कोई औचित्य नहीं है। और मल्लिकार्जुन खड़गे का जो योगदान है, जो बलिदान है, वो किस तरीके से है, और सांप्रदायिक विभाजन की बात नहीं की जा सकती। ये प्रियंक खड़गे ने बहुत तगड़ा जवाब योगी आदित्यनाथ को दिया है समीर। तो यानी जो योगी आदित्यनाथ का ये नारा है अमलेंदु जी की बटोगे तो कटोगे, उसको लेकर विपक्ष तो हमलावर है ही, विपक्ष के निशाने पर है ही, एनडीए गठबंधन के घटक दलों के निशाने पर भी हैं, और अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी मुखरता के साथ और खुलकर विरोध उसका होने लगा है, जिसे देखा जा रहा है। एक है तो सेफ है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया उसको भी बताया जा रहा है कि इसी की काट में दिया गया, क्योंकि वो भी इस नारे को पसंद नहीं कर रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ ने दिया है। जी बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ के नारे को हालांकि पहले नरेंद्र मोदी ने उसको इस्तेमाल किया एक बार, लेकिन फिर समझ में कुछ आया होगा कि उनको लगा महाराष्ट्र में इसका बड़ा विरोध हो रहा है। उन्हें लगा महाराष्ट्र में विरोध हो रहा है, चूंकि उनकी पार्टी के नेताओं ने भी कहा, और चूंकि महाराष्ट्र वो जमीन नहीं है जहां आप सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करके ले जाएं। महाराष्ट्र जो है वो ना हरियाणा है ना उत्तर प्रदेश है, तो महाराष्ट्र में दूसरी चीज़ें हैं, तो अब वहाँ समझ में आ गया, तो अब वहाँ से उससे बैक होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैक हो नहीं पा रहे हैं। समस्या उनके सामने ये आई है। देवेंद्र फडणवीस ने भी जो है वो और काम लगा दिया, जिस तरीके से जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल करके बातें कहीं, तो ये वहाँ बटोगे कटोगे उल्टा भारतीय जनता पार्टी को बूमरैंग कर रहा है। और ये साफ दिखाई देगा जब चुनाव के परिणाम आएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को इसका कितना नुकसान महाराष्ट्र में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल जो है वो भी इसके खिलाफ बातें कर रहे हैं, और अब तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से आवाज़ें खुलकर आने लगी हैं। पंकजा मुंडे बड़ी नेत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की, और गोपीनाथ मुंडे की पुत्री हैं, जो कि गोपीनाथ मुंडे एक समय में नंबर 2 के नेता भारतीय जनता पार्टी में माने जाते थे, मोदी जी से बड़े नेता एक समय में हुआ करते थे। तो उनकी पुत्री हैं, तो उनका इस तरीके से सामने खुलकर आना साफ तौर पर बताता है कि मोदी और योगी की बांटने की राजनीति जो है उसके खिलाफ अब बीजेपी के अंदर भी महाराष्ट्र में आवाज़ें उठ रही हैं। तो ये जो वहाँ पर आरक्षण को लेकर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी योगी आदित्यनाथ के इस नारे का विरोध हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किलों भरा है। और चुनाव के बीच में इस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन चुनाव के बीच जो हर चुनाव में पिछले कुछ सालों से ये खबरें आती हैं, ईडी सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों की खबरें आती हैं, वो खबर आज महाराष्ट्र में भी आई। महाराष्ट्र और गुजरात में कई जगहों पर ईडी के छापे पड़े हैं। उसमें क्या अपडेट है अमलेंदु जी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 13 नवंबर को जब वहाँ झारखंड में पहले चरण के मतदान हुए, उसके ठीक एक दिन पहले झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी ईडी की छापेमारी जारी थी। अमलेंदु जी बिल्कुल, और आप देखिए कहीं भी चुनाव होता है तो ईडी तुरंत पहुंच जाती है। हमने देखा था कि हरियाणा में भी जो थी ईडी सक्रिय हो गई थी, आपको याद होगा। बिल्कुल। इसी तरीके से झारखंड में सक्रिय हो गई जैसी चुनाव आया, और वहाँ तो इनकम टैक्स भी सक्रिय हो गया था। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो मतलब हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं, और ये देखा जाता है कि ईडी की ज़रूरत जो है वो पड़ जाती है। और झारखंड में तो समीर जी, जो हिमंता बिस्वा शर्मा वहाँ के इंचार्ज हैं भारतीय जनता पार्टी के, और असम के मुख्यमंत्री हैं, वो बाकायदा ईडी की तरफ से बयानबाजी कर रहे थे। हाँ जी हाँ, बता रहे थे ईडी छापेमारी क्यों कर रही है और क्या किस तरीके से कर रही है। तो साफ समझा जा सकता है कि विपक्ष जो आरोप लगाता रहता है कि ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अनुषंगिक संगठन की तरह से काम कर रही है, उसको एक तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा का बचाव का बयान जो है वो सच साबित करता हुआ नजर आया समीर। और इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है, कांग्रेस पार्टी हो या फिर दूसरी दल हो, समाजवादी पार्टी है या झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिवसेना, इनका लगातार ये आरोप है कि ये जांच एजेंसियां जानबूझकर परेशान करती हैं विपक्षी नेताओं को। लगातार लोकसभा चुनाव से पहले भी ये बड़ा मुद्दा बना हुआ था, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला, और अब जब विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उनमें भी ये बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कई बार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी इन जांच एजेंसियों को लताड़ मिली है कि आखिर आप मुकदमे दर्ज कर देते हैं, लेकिन उनका होता क्या है, गिरफ्तार भी कर लेते हैं, लेकिन किसी मुकदमे में आप किसी को सजा नहीं दिला पाते, तो ये आप ऐसा क्यों करते हैं। कई बार सुप्रीम कोर्ट से कई मामलों में लताड़ मिली, चाहे वो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने का मामला हो, हेमंत सोरेन को जमानत मिलने का मामला हो, अब जो आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं को जमानत मिलने का मामला हो, लेकिन जांच एजेंसियों की यह कार्यशैली जारी है। और चुनाव आयोग जो कि एक संवैधानिक संस्था है, उस पर भी विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग भी इन आरोपों का जवाब
उससे देते नहीं बन रहा है। उस पर आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए वो काम कर रहा है, विपक्षी गठबंधन के नेताओं को वो परेशान कर रहा है। उद्धव ठाकरे की जब तलाशी ली गई उनके हेलीकॉप्टर की, उसके बाद से ये आरोप और शुरू हो गए, नए सिरे से लगने लगे कि केवल विपक्षी नेताओं के ही की तलाशी ली जा रही है। हालांकि उसके बाद फिर चुनाव आयोग को लगा कि शायद ये आरोप आगे चलकर फिर सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर भी न भारी पड़े, तो उसने कुछ और नेताओं की तलाशी ली है। लेकिन जिन नेताओं के लिए उद्धव ठाकरे ने कहा था अमलेंदु जी, उनकी तलाशी शायद अभी तक नहीं ली गई। जी, उनकी उन दो जो खास नाम लिए थे उन्होंने, उद्धव ठाकरे ने, मोदी जी और अमित शाह का, तो उनकी तलाशी अभी तक नहीं ली गई है। अभी तक तो इस तरीके नहीं आई। और उन्होंने कहा ये था कि हमको दिखाना कि वीडियो हमको दिखाना कि आपने मोदी की और अमित शाह की तलाशी ली है। और ये भी पूछा उन्होंने, जो उस समय जो तलाशी ले रहे थे उनसे पूछा कि कहाँ के रहने वाले हो, जब ये सब पूछा समीर जी, तो एक जो फोटोग्राफर था उससे पूछा तो उसने बताया कि कुछ जगह के नाम बताया, उनका एमपी, तो उनका ये गुजरात से तो नहीं हूँ। तो यानी गुजरात हर मामले में चला आ रहा है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है समीर जी। तो गुजरात वहाँ एक बड़ा मसला बना हुआ है और आज भी जो ईडी की कार्रवाई हो रही है उसमें गुजरात और महाराष्ट्र दोनों जगह हो रही है जी। यानी 13 स्थानों पर अहमदाबाद और सूरत में हो रही है और कुल मिलाकर 23 जगहों पर हो रही है और नासिक और मुंबई में भी हो। तो गुजरात और महाराष्ट्र का कनेक्शन बना हुआ है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी खुद ये साबित करना चाहती है कि महाराष्ट्र को गुजरात से ही संचालित करेगी और विपक्ष के आरोप कहीं ना कहीं इस मामले में सच साबित होते नजर आते हैं। बिल्कुल। और मराठी अस्मिता, महाराष्ट्र की अस्मिता को एक बड़ा मुद्दा बनाया है इंडिया गठबंधन ने, जिसको वो लगातार उठा रहा है। चाहे उसमें छत्रपति शिवाजी की मूर्ति का टूटना, हजारों करोड़ रुपए बनाकर उसको इतना कमजोर बनाना कि वो 1 साल के भीतर ही टूट गई एक हवा से, या फिर वो ये आरोप लगाना कि तमाम उद्योगों को महाराष्ट्र से हटाकर गुजरात की ओर ले जाया जा रहा है। और जो शिवसेना के नेता है संजय राउत ने, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वो केवल प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के लिए काम कर रहे हैं और सारा वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं गुजरात के फायदे के लिए। तो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है महाराष्ट्र बनाम गुजरात का इस चुनाव में, महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में। इसको लेकर और भी कई आरोप लगे हैं अमलेंदु जी, जो महाराष्ट्र की चीज़ों को गुजरात भेजने को की बात हो या फिर दूसरे तरह से फायदे पहुंचाने की बात हो, तमाम परियोजनाएं जो है वो महाराष्ट्र में नहीं बल्कि गुजरात में ही चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें और चूंकि शीर्ष नेतृत्व भी भारतीय जनता पार्टी का गुजरात का ही है, तो ये आरोप उसको नुकसान पहुंचाता दिखाई पड़ रहा है। और चूंकि महाराष्ट्र की अस्मिता से जुड़ा हुआ है और इनमें इन सारे आरोपों में जो सबसे ज़्यादा जो घी का काम किया है वो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा गिरी है, मुझे लगता है कि वो इन सारी चीज़ों को काफ़ी कह लीजिए कि वो उसमें आग में घी डालने का काम कर रहा है। जी, बिल्कुल उसमें आग में घी डालने का काम कर रहा है। और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को लेकर जिस तरीके से वहाँ सेंटिमेंट्स हैं समीर जी, एक तरह से जो कहा था कि आग में घी डालने का काम या जले में नमक छिड़कना, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र जाकर और जिन शब्दों में और जिस भाव भंगिमा से शिवाजी महाराज की प्रतिमा को लेकर बातें कही, उससे वहाँ गुस्सा और ज़्यादा बढ़ा है। और इसका नुकसान जो है वो एकनाथ शिंदे, अजित पवार और बीजेपी तीनों को इसका नुकसान हो रहा है। और वहाँ बड़े सेंटिमेंट्स शिवाजी महाराज की प्रतिमा को लेकर, शिवाजी महाराज के प्रति लोगों को रहते हैं समीर जी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो महाराष्ट्र में चुनावी मुद्दे के तौर पर चल रही हैं, चाहे वो महाराष्ट्र की अस्मिता का सवाल हो, महाराष्ट्र के साथ एक भेदभाव करने की बात हो, गुजरात को फायदा पहुंचाने के आरोप की बात हो, और चाहे वहां पर ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की बात हो। और आज जब ईडी की छापेमारी शुरू हुई तो उसको लेकर ये जो आरोप है विपक्ष के, वो काफ़ी मजबूत एक बार फिर होते दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि अभी झारखंड में भी 2 दिन पहले वहां पर जिस तरह से छापेमारी की गई पहले चरण के मतदान से ठीक 1 दिन पहले, और सारे चुनाव में इस तरह की कार्रवाई शुरू हो जाती है, होती रहती है। तो ये विपक्ष के जो आरोप हैं कि जांच एजेंसियों का फायदा भारतीय जनता पार्टी लेती है चुनाव में विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए, वो एक बार फिर मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव में इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए गठबंधन को। विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में और झारखंड में इसका क्या असर होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि आपको हमने अभी बताया, प्रयागराज में जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं, वहां प्रदर्शनकारी छात्रों को शासन जो काम
कर रहा है उसको आक्रोशित हो गए हैं और उन्होंने लोक सेवा आयोग की चारों तरफ जो पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी उसे तोड़ दिया है। छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्रों की मांग है कि लोक सेवा आयोग जो जिन एक दिन की परीक्षाओं को 2 दिन में क्यों करा रहा है उसको अपना ये फैसला वापस लेना चाहिए। क्या इस पर फैसला आयोग वापस लेता है नहीं लेता है, इस पर जो कुछ भी अपडेट होंगे आपको डीबी लाइव पर मिलते रहेंगे। आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ। डीबी लाइव के नियमित कार्यक्रमों को भी देखते रहिए और चुनावी राज्यों से ग्राउंड रिपोर्ट्स भी के लिए भी आप डीबी लाइव के साथ बने रहिए। क्या वहां चल रहा है, क्या परिस्थितियां हैं, क्या राजनीतिक मुद्दे हैं और कौन कहां आगे और पीछे है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को। नमस्कार।